नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान जंग का नतीजा क्या होगा, अभी इस पर तो अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इस जंग के बाद क्या कुछ होने वाला है इजराइल में और अमेरिका में और इस पूरे इलाके में, उसकी तस्वीर ज़रूर साफ होती दिखाई पड़ रही है। अमेरिका में जिस तरीके से बगावत की स्थितियां आ रही हैं, वहां पर सैनिकों की आवाज़ उठ रही है। अब सैनिक, जो सेना के बड़े अधिकारी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की नीति के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उधर सरकार उनको बर्खास्त कर रही है या फिर उनको ज़बरन रिटायर कर रही है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये खबरें अब वहाँ से आ रही हैं। आम जनता तो वहाँ ट्रंप के खिलाफ है ही, क्योंकि उन्होंने बिना किसी वजह के ईरान युद्ध में झोंक दिया है अमेरिका को। लेकिन इस बीच लगातार जो हमले हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर भी, अमेरिका पर, अमेरिकी ठिकानों पर भी, वो लगातार जारी हैं। इस ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों का नतीजा कुछ निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। पर जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की उथल पुथल वहाँ हो रही है, उसके नतीजे क्या होंगे, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, देख रहे हैं अब हम लोग कि अब ये नतीजे निकलेंगे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा, क्या होगा, इन सब पर तो अब चर्चाएं एक तरीके से अब नेपथ्य में जाती दिख रही हैं। अब तो अमेरिका के भीतर जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। सेना के जनरल को ही वहां पर जबरन रिटायर कर दिया गया और उसके अलावा करीब 12 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ये वही लोग हैं जो इस बिना किसी तैयारी के, बिना किसी वजह के ईरान युद्ध में जाने के खिलाफ थे। अब जब इनको बर्खास्त किया जा रहा है, इनको जब हटाया जा रहा है पद से, निश्चित तौर पर ये इस दौरान क्या कुछ चल रहा था, ये सारी खबरें भी वहाँ से निकल कर आएंगी। लेकिन अमेरिका की राजनीति में इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए समित जी, निष्कर्ष तो निकल आया है। निष्कर्ष ये निकला है कि ये लड़ाई किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक है, सभी पक्षों के लिए नुकसानदायक है, विश्व के लिए नुकसानदायक है। और इतना दुखदाई समय है कि एक मूर्खतापूर्ण निर्णय ने पूरे विश्व को अंधकार की तरफ धकेल दिया है। ये निष्कर्ष तो निकल आया है। अब कौन जीते कौन हारे, कितने देर लड़ाई चले, लेकिन एवरीबडी इज ए लूजर। इसमें गेन किसी को नहीं होगा, मानवता को नुकसान होगा। और जिन सैनिकों के परिवार के लोग इसमें हताहत होंगे, जिनके परिवार के लोगों के शरीर के अंग टूटेंगे, उनके बारे में सोचने के बजाय ये राजनीतिक लोग, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो सारे विस्तारवादी देश के राजनीतिक रूप से चुने हुए नेता हैं, जो अपने बच्चों को तो बड़े बड़े पूंजीपति बनाते हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट के जायंट्स बनाते हैं। नेतन्याहू के पुत्र जो हैं वो तो विदेश में कहीं सुरक्षित जगह पे सुरक्षित है। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बड़ी बड़ी जगह पे कहीं आईसीसी के चेयरमैन हैं, कोई कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है और उनके प्रवक्ता बड़े हर्ष से उसको अपने सोशल मीडिया में दिखाते हैं। मेरे 2 बच्चों को सिटीजनशिप मिल गई जर्मनी की और अमेरिका में। 80% हमारे देश के नेताओं के बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं और हमारे देश के मध्यम वर्ग और गरीब के लोगों को इस प्रकार से युद्ध छेड़ के अपनी मदान्धता का स्वाद चखते हैं और गरीब लोग मौत के मुंह पे चले जाते हैं। राहुल गांधी अब जब सीआरपीएफ के एक अधिकारी के पास गए जिसका एक पैर कटा हुआ था, वो देखिए अधिकारी अभी भी इतने तेज में था, उसने कहा कि मैं अभी भी अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी फायदे के विश्व को तृतीय विश्व युद्ध में झोंकना, जो हिटलर ने किया था, जो मुसोलिनी ने किया था, जो स्टालिन ने किया था, उस जमाने के जो तानाशाह थे उन्होंने किया था। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा जन्म सन 52 में हुआ है और कम से कम देश आजाद मुझे मिला और मौत से पहले इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण निर्णय मुझे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर में 74 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप ने वो दिखा दिया, नेतन्याहू ने वो दिखा दिया और ये दुखद काल है। और इसका कहां दिशा में जाएगा, विश्व का कितना नुकसान होगा, कितने इसमें पानी विहीन राष्ट्र होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अरब कंट्रीज के अंदर, इजराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर पानी सड़कों पे बह रहा है पीने का, 95% पानी वहां पे जो पीने का पानी है समुद्र के शोधन से प्राप्त होता है। ये किस लड़ाई किस दिशा में जा रही है। और एक और कहावत है समित जी, ए गुड क्राफ्ट्समैन डज नॉट क्वारल विद हिज टूल्स।
एक जो अच्छा क्राफ्ट्समैन होता है ना, वो अपने टूल से नहीं लड़ता। आपने किसी पत्नी औरत को कभी बेलन से और चकले से और चिमटे से और उससे लड़ाई करते नहीं देखा होगा। कि आपने किसी कारपेंटर को भी देखा होगा तो अपने औजारों को सिर पे अपने मान सम्मान देता है, क्योंकि वो उसको ईश्वर का रूप मानता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ही अधिकारियों को, अरे निर्णय लेने वाले तो आप हैं, मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने वाले तो आप हैं, खून की नदियां बहाने वाले तो आप हैं, विश्व को अंधकार की तरफ धकेलने वाले तो आप हैं। आप दूसरे को क्या सस्पेंड कर रहे हैं? खुद रिजाइन कीजिए, चले जाइए और विश्व पे आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। बिल्कुल, ये उसी तरीके का ये भी एक फ्रस्ट्रेशन ही है कि जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में दिखाई पड़ रहा है कि आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। अब यहाँ पर वो दावा कर रहे हैं कि ईरान की नौसेना, वायुसेना सब तबाह हो गई है, और उसके बाद वो एक के बाद एक मिसाइल से इतने भीषण हमले किए जा रहा है। एक चीज़ आपने और देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो ताज़ा तरीन एक उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर उस ब्रिज की तस्वीर, उन्होंने उस टूटे हुए पुल की तस्वीर शेयर की है जिस पर अमेरिका ने हमला किया और वो वहाँ का वो सबसे बड़ा पुल है वो टूट गया है। अब ये चीज़ भी यही दिखा रही है कि आप अपने हमलों को कहाँ सेंट्रलाइज किए हुए हैं। आपके हमले हो रहे हैं उन जगहों पर जो पब्लिक के सार्वजनिक जगह हैं, पब्लिक के काम आने वाली चीज़ें हैं। पुल से कोई सेना नहीं जाती है, सेना के पास और भी आने जाने के रास्ते होते हैं, पुल से तो आम लोगों का जाना होता है। और उस पुल को तबाह करने के बाद उसको अपने बहुत एक गौरव के रूप में आप उसको ट्वीट कर रहे हैं, पब्लिक को जानकारी दे रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ये चीज़ें भी, इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक अस्पतालों और ये कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन पर भी अगर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर भी अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि जो सेना के तमाम अफसरों के बीच मतभेद की ये खबरें अब सार्वजनिक हो रही हैं, उनको निकालने की, बर्खास्त करने की ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके पीछे ये सारे मुद्दे भी कि आप एक तो ईरान से लड़ाई लड़ रहे हैं बेमतलब की, और दूसरी बात आप हमेशा के लिए इस लड़ाई में किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हो, आप किस तरह से इनह्यूमन लड़ाई लड़ रहे हो, ये सारी चीज़ों का विरोध भी उसमें शामिल है, जिसका नतीजा दिख रहा है कि अब सेना के अधिकारी खुलकर बोल रहे हैं और उनको सरकार बर्खास्त कर रही है। देखिए मिश्रा जी, बिल्कुल सेना के अधिकारियों का यह अधिकार है कि वो बोलें, क्योंकि लड़ाई उनको लड़नी है, जान उनको देनी है, और वो देख रहे हैं ये लड़ाई जो है अनावश्यक है और इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है और पूरे विश्व के लिए एक अंधकारमय समय है। इसका फायदा क्या होगा, क्या निष्कर्ष होगा? इतना ज्यादा हृदयहीन व्यक्ति, इतना ज्यादा हृदयहीन व्यक्ति जो देख रहा है, भाई अगर मान लीजिए आज के तारीख में अमेरिका के साथ अगर कोई देश खड़ा है तो भाई एक तो इजराइल खड़ा है और एक भारत खड़ा है। हमारे मोदी जी उनके अभिन्न मित्र हैं और अंधभक्त उनके अभिन्न मित्र हैं और उनके प्रशंसक हैं, उन्हें सनातनी मानते हैं, उनके लिए पूजा पाठ कराते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मेरी भारत माता का हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर हानि किसी को हो रही है। लेकिन ये बात अलग है, जैसे कहते थे कि वो रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहा था। हमारे देश के अंदर गरीब लोग बेचारे 400-600 किलो की गैस न खरीद पाने के कारण गांव वापस जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है और हमारे देश के महामानव जो है नगाड़ा बजा रहे हैं। तो चलिए वो स्थिति है, उनको तो राजनीतिक, उन्हें तो दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ करता रहे, उन्हें तो केरला वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतना है, जीत जाए उनकी तीसरी हो जाएगी। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को तो सोचना चाहिए कम से कम कि अगर हमारी भारत सरकार और हमारे मोदी जी अगर नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा करवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, जिन्हें अंतर पड़ता है वो खुलवा लें। अरे क्या भारत खुलवाएगा? क्या आप चाहते हैं कि भारत की सेनाएं वहां पे जाएं, अपनी जान दें, जहां पे अमेरिका की सेनाएं, जहां पे नेटो की सेनाएं घुसने की हिम्मत नहीं कर रही हैं? और अगर इस प्रकार का कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय होता है तो बिल्कुल ये उचित नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए भी उचित नहीं है। लेकिन ये थोपा हुआ युद्ध विश्व के लिए इतना अनिश्चय का कारण बन रहा है। लोगों के, आप किसी का भी सर्वे कर लीजिए, हमारे देश की इंडस्ट्री पे, हमारे देश की रियल एस्टेट पे, हर जगह पे, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, लोगों के उस पे शेयर मार्केट के गिरने से पूरे इकोनॉमिक इंपैक्ट जो इसका पड़ेगा, जिसका प्रमाण इस बात से मिल गया है कि आपका रुपया कैसे गिरा है और किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण निर्णय करके सरकार ने जानबूझ के आपदा को बुलाया है। जैसे आपको पता है कि पेट्रोल पंपों में पहले तेल आ जाया करता था और 45 दिन के बाद, 30 दिन के बाद पेमेंट होता था। पहले एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं,
तो जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के डिपोज हैं वो तो पैसा देके तेल खरीद पा रहे हैं, छोटे तेल तो सारी जगह भीड़ लग रही है और ये आर्टिफिशियल स्कैरेसिटी को क्रिएट किया जा रहा है। फिर वो रुपए को गिरने से रोकने के लिए भी एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिससे और हाहाकार मचा है। तो कैसे नीतिकार बैठे हैं, कैसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन एक तो निर्णय लेने वाले वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक वो इजराइल में बैठे हुए हैं, और हमारे देश के अंदर हमारे गरीब जनता जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जनता रहते हैं, उन पे इतना बड़ा अत्याचार, और मध्यम वर्ग भी ये स्थिति हो जाएगी। एक बीजेपी के एमपी को मैंने कोविड काल में कहते हुए सुना था कि अपर क्लास तो मिडिल क्लास हो गया और मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास हो गया और लोअर क्लास जो है बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया। 4 महीने के अंदर भगवान न करे ऐसी स्थिति हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार शेयर मार्केट डील कर रहा है, जिस प्रकार से इंपोर्ट महंगे होते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आपका नहीं बढ़ रहा है, दालों के दाम, क्योंकि दाल भी इंपोर्ट होके आती हैं रुपए के कमजोर होने से और दालों के आने में अव्यवस्था पैदा होने से, किस प्रकार का दुष्परिणाम विश्व को झेलना पड़ेगा। और ये थोपा हुआ युद्ध है, ये मानवता के खिलाफ बिल्कुल हिटलर और मुसोलिनी का एक रिपीटिशन है। एक चीज़ आप ये बताइए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये अब इसमें भारत की भूमिका, निश्चित तौर पर जो दिक्कतें हैं, नुकसान है, वो तो हो ही रहा है और पूरी दुनिया में इसको लेकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान हो रहा है। अगर देखा जाए कि अब इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, आपको क्या लगता है? खास तौर पर तब मैं बात कर रहा हूं कि जो पिछले 8-10 साल की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, या इसी मुद्दे पर अगर ले लें हम, अमेरिका और इजराइल के साथ अब भारत सीधे खड़ा दिखाई पड़ रहा है, ईरान का के एक तरह से विरोध में दिखाई पड़ रहा है। इस स्थिति में उसकी क्या भूमिका हो सकती है? ये तो कहिए कि कुछ जहाज़ अगर छूट जा रहे हैं, और ईरान ने कहा भी कि हम अगर छोड़ भी रहे हैं तो इसलिए कि वहाँ पर भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है वो हमारे साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, जो उसको सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में पता लग रहा है। लेकिन सरकार की पॉलिसी है, तो आज की इस पॉलिसी में, इस विदेश नीति को लेकर, इसको आप ओढ़कर वो क्या भूमिका अदा कर सकती है इस लड़ाई को रोकने में, या ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको खुलवाने में? देखिए सुमित्रा जी, एक चीज ये समझिए, चलिए आपके 4-5 वो आ गए, शिप लोड्स आ गए, आने कितने चाहिए थे, कितने आए, पहले यही डेटा दे दीजिए। कितने फंसे हैं ये बता दीजिए, कितने आए ये बता दीजिए। नंबर 1, देखिए एलपीजी और तेल आना एक बात है, किस दाम पे आ रहे हैं ये बताइए। असली मुद्दा यह है कि आज से 3 महीने पहले $60 पर बैरल और 80 रुपए का डॉलर, 60 × 80 में तेल आपके यहां आ रहा था। तब हम गरीबों को लूट के आप 100 रुपए का तेल दे रहे थे। आज कितने का ले रहे हैं? $140 × 93, माने 40% दाम बढ़ गए, 50% दाम बढ़ गए। अभी तो क्योंकि इलेक्शन है 5 विधानसभा की, इसलिए आप दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने तो 44 लाख करोड़ इस देश की जनता का पेट्रोल डीजल के नाम पे टैक्स लगा लगा के लूटा है। जब कोविड में वो समय आ गया था कि $10 का पर बैरल मिल रहा था, क्योंकि लोगों के पास उठान नहीं था, उस तेल का क्या करते, समुद्र में बहा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा जिस दाम पे उठाना है ले जाओ, ले जाओ यहां से। तब भी हमारे देश के अंदर तेल के दाम कम नहीं हुए थे। अब आप सोचिए, गरीब में दाल के दाम बढ़ गए। देखिए हम आपको तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग अपना खर्चा कम कर देंगे, वी कैन अफोर्ड इट, लेकिन जो बेचारा 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है और महीने में 15,000 रुपए कमाता है, यहाँ 2,000 का कमरा लेके रहता है, 1-1,500 रुपए पेट्रोल, उसकी बिजली का और पानी का खर्चा आ जाता है। वो बेचारा अगर उसकी 10 रुपए की चाय उसको 30 रुपए में पीनी पड़ेगी, जो 40 रुपए की थाली मिलती थी वो 100 रुपए लेनी पड़ेगी, तो बेचारा गांव की तरफ भाग रहा है। गांव में कौन सी नौकरियां रखी हुई हैं? तो वही स्थिति आपने आर्टिफिशियल। तो अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, कल आपके कार्यक्रम में न्यूज पॉइंट में आपके ईरान के मित्र ने बहुत सही बात कही थी, अपने देश के राष्ट्र हित में सोचकर बताओ। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता ईरान क्या है, अमेरिका क्या है, इजराइल क्या है, आई डोंट केयर, आई ओनली हैव टू केयर फॉर माई मदरलैंड। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, कहता डन साहब बहुत अच्छे मित्र थे, मैंने आपके लिए बड़ी कन्विंसिंग की, बड़ा किया, बड़े पूजा हवन हमारे भक्तों ने आपका कराया, लेकिन ये युद्ध आपने थोपा है, और अगर आप इस युद्ध को बंद नहीं करते, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और ईरान को हम डूबने नहीं देंगे, क्योंकि तुर्की भी उनके साथ खड़ा हो गया है, चेचन रिपब्लिक जो रिबेल्स है वो भी खड़े हो गए हैं, बहुत नाटो ने आपका साथ छोड़ दिया है। और आप अगर इस चक्कर में हैं कि अगर इजराइल के बाद कोई आपका समर्थन करेगा तो भारत करेगा, राष्ट्र हित में मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा।
कृपा करके इस युद्ध को आज ही बंद कर दीजिए और बेहतर हो आप रिजाइन करके संन्यास लेके किसी पर्वत श्रेणी में चले जाइए। नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो केदारनाथ की गुफा है उसमें आपको टीका वेका लगा के बैठा देंगे, वहां जाके हवन कीर्तन। एक बात बताइए कि ये सारा नेटो है, खिलाफ है, यूरोपियन देश जो बहुत ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी जैसे देश बड़े करीबी हुआ करते थे, वो आपके खिलाफ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति तो मैक्रोन ने इस तरह से कह दिया है कि आप रोज़ रोज़ ये क्या बेमतलब की बकबक कर रहे हैं। इस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प लगता है, क्या ट्रंप को ये लग रहा है कि केवल इजराइल के साथ मिलकर वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, अपने देश के लोगों को भी इग्नोर कर सकते हैं? ऐसा ये आत्मविश्वास उनके भीतर कहाँ से आ रहा है? या फिर वो चाह रहे हैं कि लड़ाई किसी तरीके से कम हो, जिसकी रिपोर्ट्स लगातार मिल भी रही हैं, लेकिन वो इजराइल का दबाव इतना भारी पड़ रहा है कि वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्या कुछ लगता है, ट्रंप का ओवर कॉन्फिडेंस या नेतान्याहू का दबाव? देखिए, राष्ट्रहित और जनहित के ऊपर कुछ नहीं है समितराज जी। जी देखिए, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जिस दिन आपका व्यवहार से मुझे लगेगा कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है, मैं आपका विरोधी हो जाऊंगा। जैसे हमारे देश के भक्तगण ये कहते हैं कि साहब इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा इसलिए हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अरे यार, इजराइल अगर तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन अगर आज गुंडागर्दी कर रहा है और आज जबरियन उसने एक शांति प्रस्ताव चल रहा था उसके बीच में आक्रमण करके बच्चियों की हत्या की और गुंडागर्दी की, तो ऐसे समय में अगर किसी गुंडे ने भी मेरा साथ दिया हो पास्ट में, हमेशा उस गुंडे का साथ मैं नहीं दूंगा। भाई, भीष्म पितामह तो पितामह थे ना, लेकिन अर्जुन से तो बाण उनको मरवाया गया था ना। श्री कृष्ण ने कहा था कि मारो, क्योंकि इस समय भीष्म पितामह जो हैं, कर्ण जो हैं, ये जो कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये अधर्म के साथ खड़े हुए हैं तुम्हारे रिश्तेदार। तुम बचपन में इनके साथ खेले हो, तुम्हारे चचेरे भाई हैं, लेकिन अधर्म के साथ खड़े हैं। तो अगर आज के तारीख में अधर्म के साथ इजराइल खड़ा हुआ है, नेतन्याहू खड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने आपको पेगासस दिया हो, चाहे उन्होंने इलेक्शन मशीनरी को वो करने का आपको ट्रिक दी हो और ईवीएम दी हो, चाहे उसमें आपकी जो एप्स्टीन फाइल है उसमें नाम हो, और ये लोग जस्टिफाई करते हैं कि साहब ईरान के अंदर एक बच्ची बाल काढ़ रही थी तो उसको पीट दिया, उसको मार दिया। अरे यार, जिस देश का, बड़े देश का राष्ट्रपति 13-13 साल की बच्चियों का बलात्कार करता है और किस प्रकार की हरकतें करता है अपनी पोती की उम्र की बच्चियों के साथ, आप उसको जस्टिफाई करते हो केवल इसलिए क्योंकि अगर किसी गुंडे ने आपका कभी साथ दिया है तो आपको इसलिए साथ देना है क्योंकि उसने आपका साथ दिया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। राष्ट्रहित में हमें धर्म के साथ खड़ा होना है, हमें सत्य के साथ खड़ा होना है। अगर अपना बेटा भी, और अहिल्याबाई होलकर का मैं इसीलिए बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और सारे राजा राजाओं में, रानियों में अगर सबसे ज्यादा इज्जत मेरे दिमाग में किसी की है तो अहिल्याबाई होलकर की है, क्योंकि अपने सगे बेटे को, क्योंकि उसने व्यभिचार किया था, हाथी से कुचलवा दिया। यही चरित्र है, ऐसा चरित्र होना चाहिए। हमें धर्म के साथ खड़ा होना है, यही हमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो आपको ये क्या संभावना दिखाई पड़ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर, या जैसा ईरान कह रहा है कि दोस्तों के लिए तो हमारे खुला ही है और ये अमेरिका और इजराइल के साथ जो लोग हैं उनके साथ ये नहीं खुला हुआ है, तो क्या ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी या फिर ये पहले वाली व्यवस्था रिस्टोर हो पाएगी वहाँ पे? नहीं, देखिए, ये अगर होस्टाइल एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहिए, आप बताइए, आपके पड़ोस में मान लीजिए एक सड़क है जिसमें आपकी सोसाइटी का वो है अधिकार, और उसके अंदर आपके जो विद्रोही है जो आपके लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, आए वहां गन्स और एमिनिशंस लेके आए, गुंडागर्दी करें, तो ये आपके एसोसिएशन का कर्तव्य बनता है ना, कहें कि नहीं भाई पुलिस, इनको रोको, इनको घुसने मत दो, ये हमारे यहाँ उपद्रव कराने आ रहे हैं। तो अगर आप बताइए, उसको स्टेट हॉर्मुज को खोल दिया, उसके अंदर आप जो है अपने शिप्स के अंदर एमिनिशन और पता नहीं वो मिसाइल फिसाइल लेके आ गए और आपने ईरान पे अटैक कर दिया और उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए, तो वो क्यों कब्जा होने देंगे? ये तो उनका लीगल अधिकार है, अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको बचाने का उनको अधिकार है। अगर ये थोड़ी कि अपने अमेरिका जो है अपने जो सी शोर्स हैं उसके ऊपर किसी दूसरे देश को कब्जा करने देगा। वो तो क्यूबा में कब्जा करने के चक्कर में है, वो तो वेनेजुएला फिर कनाडा को अपना स्टेट बनाने के चक्कर में है। तो अमेरिका तो विस्तारवाद करता चला है, विस्तारवाद करता चला जाओ। मैं अपने पड़ोस में बहती हुई नदी को और अपने बगल के सड़क को भी सुरक्षित ना कर सकूं, वहां जो गुंडा बदमाश चाहे घूम के चला जाए और मेरे जो विरोधी हैं
वो जैसा चाहे उत्पाद बनाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है कि उसके अंदर कंट्रोल उन्हीं का होना चाहिए और ये उनको अधिकार है जानने का कि इसके अंदर क्या चीज लदी हुई है। लेकिन वो लोग जो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, उनको न घुसने देना उनका अधिकार है। हिंद महासागर के अंदर जैसे हमारे एक उसको आमंत्रित, तो जो हमारे जिन्होंने हमने आमंत्रित करके बुलाया था, हमारे गेस्ट के शिप पे जैसे अटैक किया गया अमेरिका द्वारा, वो धिक्कारनीय है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उन्होंने भारत की जो इंटेग्रिटी थी और भारत की जो इमेज थी उसको भी किया। तो डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर फॉर इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप डजंट केयर फॉर एनीबॉडी। अरे वो जब यूएई के क्राउन प्रिंस को कह सकते हैं इज ट्राइंग टू किस माय एस, जब यूएई के प्रिंस को जो कि बिछे रहते हैं उनके ऊपर, जब ये बात वो जेलेंस्की से कह सकते हैं, जब ये कह सकते हैं कि मोदी जी आई कैन स्पॉइल हिज कैरियर, इसका माने ही इज नॉट ट्रू टू एनीबॉडी। वो और कहते हैं कि आई वांट टू लिव विद लूजर्स, आई वांट एवरीवेयर देयर शुड बी लूजर्स, जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि मैं एक महान व्यक्ति हूं। अरे आई डोंट वांट टू लिव विद लूजर्स। मुझे तो जो अच्छे लोग होते हैं, बेहतर लोग होते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। लूजर्स के खड़े हो गए तो आप लूजर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत उनकी एक बड़ी स्वीकारोक्ति है और सही भी दिख रहा है जो आप कह रहे हैं कि लूज़र बन गए हैं, इसलिए कि उनकी तारीफ करने वाले, प्रशंसा करने वाले, जो वो काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने वाले वही उनके आसपास रहें। और अब तो ऐसा लग रहा है जब वो अपने सेना के कमांडरों को, जनरल को, बड़े अफसरों को, अटॉर्नी जनरल को जब आप बर्खास्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इसलिए कि वो आपको एक सही सलाह दे रहे थे, तो इसका मतलब यही है कि वो केवल चापलूसों की अपनी एक टीम पसंद करते हैं और जो ज़रा सा भी अगर कोई सवाल पूछने को या उनके फैसले पर सवाल खड़ा करने की हिम्मत किया तो वो उसको नहीं पसंद करेंगे, वो निकाल बाहर करेंगे। उसके लिए चाहे उनको इस स्तर तक आना हो कि खुद भी लूज़र साबित हो रहे हैं, अमेरिका भी लूज़र साबित हो रहा है। पूरा का पूरा जो एक अमेरिकी ताकत का पर्दाफाश है वो करके रख दिया ईरान ने 1 महीने के भीतर ही, कि आप अपनी पूरी ताकत लगा बैठे और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईरान की ओर से जो बयान आ रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं कि आप वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे जहाँ हमारे मिसाइल्स का, ड्रोन्स का प्रोडक्शन होता है। ये तो आप सप्लाई जो हमारी लेवल है वहाँ तक भी नहीं आप पहुँच पा रहे हैं। जहाँ आप बंकर बस्टर्स डालकर आप उनको ब्लास्ट कर रहे हो वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं हमारा। और चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं। एक अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट अभी मैं सुबह पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया है और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि 50% भी अभी ईरान के पास जो वेपन्स हैं उनमें से 50% का भी अभी उसने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये तो बहुत आंखें खोलने वाला है। पता नहीं उस अखबार के या जिसने ये सूचना दी होगी, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ये सूचना दी होगी किसी अफसर ने, जिसने सूचना दी होगी उसको तो अगर पाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप सीधे फांसी पर लटका देंगे। लेकिन सच्चाई ये है, यानी अमेरिका में लोगों को ये बातें पता है, सेना में लोगों को ये बातें पता है, पर ट्रंप को नहीं पता है। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर नेतान्याहू का दबाव इतना ज़्यादा प्रभावी कैसे हो गया है कि अपने देश के हित को पूरी तरीके से दांव पर रखे हुए हैं। नहीं देखिए, तानाशाहों के साथ ऐसा ही होता है, हुब्रिस हाइपोथेसिस है। एक बात गलत निर्णय वो ले लेता है, फिर वो मानने को तैयार नहीं होता है, वो अपने को ईश्वर का अवतार समझने लगता है और गलत डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है और फिर वो वही करता है जो हिटलर ने किया था। देखिए, ईरान के बारे में तो ये भी कहा जाता है अभी तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का उसका उपयोग कर रहा है जो बड़ी इंफीरियर टाइप की मिसाइल्स हैं जी, जिससे कि उनके सारे जो बड़े बड़े उनके काउंटर उसको रोकने वाले अस्त्र शस्त्र हैं जो $2-2 लाख में अमेरिका बनाता है, वो उसमें यूज हो रहे हैं। उनका स्टॉक खत्म हो रहा है और असली जो क्वालिटी के मिसाइल्स हैं वो तो अभी वो दागना शुरू करेगा। तभी उसके जितने भी प्रवक्ता आपके कार्यक्रम में या बाकी जगह में देखता हूं, कल मैं एक कार्यक्रम में देख रहा था, उनके प्रवक्ता आए थे और जो गोदी मीडिया का एंकर था वो बार बार उन्हें लपेटने की कोशिश कर रहा था और बार बार जिस तरह ईरान के प्रवक्ता ने उसको पटकनी दी, मुझे धोबी पछाड़ दांव याद आ गया। वो बार बार गोदी एंकर कह रहा था, ये बताइए कि साहब आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आपने यूरेनियम एनरिच क्यों किया। उसने कहा ये बताइए, साफ साफ बताइए, आज तक की कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट ऐसी दिखा दे अमेरिका जिसमें कहा गया हो कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। जी
तो गोदी मीडिया के एंकर ने कहा साहब आपके पास कितने % एनरिच्ड यूरेनियम है? क्या 60% एनरिच्ड यूरेनियम है? उन्होंने कहा हाँ है 60% एनरिच्ड यूरेनियम। उसने कहा गूगल सर्च कर लीजिए, 60% एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग बहुत सारे ऐसे एरियाज में हो सकता है जो विध्वंसक नहीं है और ये इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से अनुमन्य है। उसने कहा बिल्कुल आप वही करना चाह रहे हैं जो आपने इराक में किया था। आपने कहा था कि साहब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आज तक नहीं दिखा पाए, तो गुंडागर्दी की अपनी ये इंतहा छोड़ दीजिए। खैर गोदी मीडिया बड़ा मुस्कुरा के पीछे हट गया। उसने कहा यार इतने प्रबुद्ध, और वो सारे ईरानी के जो प्रवक्ता हैं वो सब भारतीय हैं, तो हमें भी अपना माइंडसेट जो है साइंटिफिक रखना पड़ेगा। अपने भारत के हित में, अपने देश के हित में, राष्ट्र हित में बात करनी होगी और किसी का चमचा नहीं बनना होगा, अंधभक्त नहीं बनना होगा। देश सही में संकट काल में है, विश्व सही में संकट काल में है और इस समय हमारी भारत माता को आवश्यकता है कि वॉइस ऑफ सैनिटी स्पीक्स और ये मूर्खतापूर्ण एक युद्ध थोपे हुए युद्ध को समर्थन करके विश्व को विनाश की तरफ लोग ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब सबकी कोशिश यही होनी चाहिए और युद्ध होता है तो विनाश होता ही है, बिल्कुल सही बात है। और तमाम तरीके से जो उस युद्ध में उलझे हुए हैं, जो नहीं भी उलझे हुए हैं, तो नुकसान और जो कुछ भी होगा उसका नुकसान सभी को किसी न किसी तरीके से उठाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अगर देखते हैं क्या कुछ हुआ, क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि बहुत सारे युद्ध हुए, अभी तो ये 1 महीना भी नहीं हुआ है। वर्ल्ड वार का दे रहे थे कि वो तो 3 साल 4 साल चला था, वियतनाम युद्ध तो 10 साल चला था, 12 साल चला था। इसका मतलब वो उनकी इच्छा है कि अभी ये और लंबा खींचे, लेकिन बहुत सारी कोशिशें ये हो रही हैं कि ये लड़ाई किसी तरीके से रुक जाए। जो नुकसान हो रहा है, जो यहाँ पर विनाश हो रहा है, वो सारी चीज़ें रुक जाए। लेकिन ईरान का पक्ष यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है वो बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है। मुझे लगता है कि पहले दिन से वो स्पष्ट है कि लड़ाई आपने अगर छेड़ी है तो ये तभी रुकेगी जब आप हमको लिखित में ये गारंटी दोगे कि अब दोबारा लड़ाई नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप जब होता है 10 दिन के लिए, 4 महीने के लिए लड़ाई रोक के फिर उसके ऊपर हमला कर दोगे तो पूरा व्यवस्था पूरी बिगाड़ दोगे। तो अब इन शर्तों को स्वीकार करते हुए ये लड़ाई रुकती है, कितनी संभव है देखने वाली बात होगी, लेकिन रुकनी तो चाहिए ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत सारी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को और इस कोशिश में तमाम लोग लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि ये कोशिशें कामयाब होती हैं या फिर इस लड़ाई को जारी रखने वाले लोगों की कोशिशें कामयाब होती हैं, क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिसमें इस्राएल की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस लड़ाई को जितना ज़्यादा खींचा जाए उतना ही ठीक रहेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, तो रहेगी इन सब पर नज़र। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।